हेलो स्टूडेंट। मेरा नाम संतोष मंडल है। वेलकम टू माय चैनल संतोष मैथ। ठीक है, आज मेरी जो पहली वीडियो है वो हम जो CSIR नेट की जो सब्जेक्ट वाइज वेटेज है वो किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आएंगे और कौन कौन से टॉपिक वेरी इम्पोर्टेंट है और कौन कौन से टॉपिक अगर मतलब बुक्स इम्पोर्टेंट बुक्स क्या हैं और एग्ज़ाम पैटर्न कैसे आएंगे और एग्ज़ाम ड्यूरेशन और वो सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज देने वाला हूँ। ठीक है, और अगली लेक्चर में से अगली वीडियो जो मेरे आएंगे वहाँ से हम हमारी लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज हम पूरे जो मैथमेटिक्स CSIR नेट के बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा। चलो देखो, मैंने लिख दिया। अगर मैं आपके सामने लिखता तो मुझे टाइम कंज्यूमिंग होता। ठीक है ना। तो देखो, ये जो मैंने इतने जो डेटा आपके सामने लिखा है, तो ये जो अप्रोक्सीमेट मार्क्स है, ठीक है, ये अगर आप मुझे कहोगे ये है अप्रोक्सीमेट मार्क्स है। ठीक है, मतलब 2016 से या फिर 15 से लेकर जो 2019 तक का अभी तक जो एग्ज़ाम हुआ है, वहाँ से मैंने जो स्ट्रेटजी बनाया है, जो कैलकुलेट करके मैंने सारे देखा, तो इतने ऐसे इस पकेट का मार्क्स आते हैं। ठीक है, देखो, लीनियर अलजेब्रा सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें आपका प्रोफिशेंटी होना ही होना है। ठीक है, इसको तो छोड़ ही नहीं सकते हो, इस पे तो आप मास्टर होना चाहिए। यहाँ से एग्ज़ाम किसी का अगर क्लियर होता है, वो ये जो लीनियर अलजेब्रा और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और ये जो छोटे छोटे PD ED और UDE PD IE, इस पर मार्क्स लेकर वो एग्ज़ाम के नज़दीक पहुँच जाते हैं बच्चों। ठीक है, और लीनियर अलजेब्रा में 12 से 17 क्वेश्चन ऐसे लगभग आते हैं और 55 to 60 मार्क्स तो आते ही आते हैं हर एग्ज़ाम में। ठीक है जी। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में 7 to 10 ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत इजी है। ठीक है, कोई कोई ऐसे एक या फिर दो क्वेश्चन तो ऐसे आउट ऑफ स्कोप आ जाता है, लेकिन यह यहाँ से तो बच्चे 20 या फिर 30 तो अप्रोक्सीमेटली आते हैं, और 30 से बच्चे तो 20 मार्क्स तो कोई अगर कोई बच्चा सिली मिस्टेक नहीं करेगा, सिली मिस्टेक अगर नहीं करेगा, वो तो 25 आराम से वो मार्क्स लेके आ सकते हैं इस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। ठीक है, और बहुत इजी टॉपिक है। और ये इजी टॉपिक इसलिए कहता हूँ, एज पर कंसर्न दिस एग्जाम इज वेरी इजी, लेकिन इस थ्योरम का प्रूफ करना तो महाभारत है। ठीक है, लेकिन इस एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक बड़ा शानदार है। और रियल एनालिसिस तो रियल ही होती है, और रियल एनालिसिस में 13 to 15 16 क्वेश्चन ऐसे आते हैं और 50 to 60 मार्क्स हमेशा हर एग्ज़ाम में आते ही है। ठीक है, और ऑब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा या फिर मॉडर्न अलजेब्रा में 8 to 10 क्वेश्चन आते हैं और लगभग ये 30 to 35 40 ये वेटेज का मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और ये जो ODE है ना, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, PD पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, हमेशा ये भी बड़ा मतलब इजी कॉन्सेप्ट है। और हम ये सारे मैं आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा बस यही वे मैंने लिखा है। और तो एक स्टैटिस्टिक होती है, स्टेट के मार्क है ना, स्टैटिस्टिक होती है, वो तो 17 to 16 क्वेश्चन आ जाते हैं और यहाँ से वो भी मार्क्स आ जाते हैं लगभग। ठीक है, 17 से 27 इतने मार्क्स तो आ ही जाते हैं, लेकिन ये स्टैटिस्टिक मैं नहीं पढ़ाऊँगा।
ठीक है जी, इसलिए मैं उसको नहीं लिखा। आ जाओ इस पर, ये बहुत इजी है, लेकिन फॉर्मूले तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा उसका ट्रिक और लॉजिक। 7 to 10 क्वेश्चंस आते हैं, और 30 to 35 या 40 लगभग तो मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है। और COV मतलब कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, ये भी छोटी सी टॉपिक है। बस 3 फॉर्मूले अगर हमको याद है और कुछ कॉन्सेप्ट अगर हमको आते हैं, तो यहाँ से तो 6 to 5 6 7 8 मार्क 9 मार्क कभी कभी आ जाते हैं, वो तो आ ही जाएंगे। ये छोटे छोटे चैप्टर हैं, छोटे छोटे टॉपिक है, वो भी हमें कराऊंगा। और ये IE का मतलब इंटीग्रल इक्वेशन, ये तो बड़ा इजी टॉपिक है। यहाँ से हमेशा 2 to 3 क्वेश्चन या फिर कभी कभी 4 क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं। और हमेशा 9 to 10 15 12 ऐसे मैंने देखा है, इसलिए मैंने 9 to 15 ले ली। बड़ा इजी प्रोसेस है। और यहाँ से तो अगर आपका कैलकुलेशन सही है, अगर आपका कैलकुलेशन सही है ना, OD PD या फिर COV IE, इस पर तो मार्क आप गारंटी 30 to 40 मार्क्स तो आराम से लेके आ जाओगे, अगर सिल्ली मिस्टेक नहीं करोगे तो। ठीक है। LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ये भी कहीं कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी 2 क्वेश्चन, और कभी एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। इस पर आपका फोकस इतनी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ग्राफिकल मेथड है एक, वो मैं सिखाऊंगा। और ये 3 to मैंने 5 मार्क्स ले ली, क्योंकि पार्ट C में अगर पूछा गया तो 4.75 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है जी। ये मैंने अप्रोक्सीमेटली मार्क्स जो 2015 से लेकर 2019 का, मैंने जो सब्जेक्ट वाइज वेटेज जो मार्क्स आते हैं वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है। अब आते हैं एग्जाम पैटर्न्स के ऊपर। ये एग्जाम पैटर्न है। ठीक है। देखो पैटर्न क्या रहेगा, हमारी एग्ज़ाम जो, ये जो जितने 6 महीने में आप जितने भी तैयारी कर लो, आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेंगे, वहाँ आपको परफॉर्मेंस करने के लिए सिर्फ 3 घंटे हैं हमारे पास, और ज़्यादा नहीं। सर मुझे, आप ऐसे बोलेंगे सर मुझे तो सब्जेक्ट आता है, लेकिन और मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिला, ऐसे तो हम कह नहीं सकते हैं ना। सबके लिए कॉमन टाइम है 3 आवर्स। और आपका तैयारी इतने जैसे भी हो, आप सभी सभी स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 3 घंटे ही है। आप कंप्लेन कर नहीं सकते कि मुझे आता था लेकिन टाइम मेरे पास नहीं है, ऐसे नहीं बोलना है। ठीक है। आप जितने प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको 3 घंटे में आपका परफॉर्मेंस दिखाना है। क्लियर। और आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन मोड में रहेगा। ठीक है। और जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे ना एग्जाम में, पार्ट A पार्ट B पार्ट C, है ना, तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे। उनमें से आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, आपको सिर्फ 60 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है। 60 ही आप, मतलब देखो मैंने 50% आपको अगर ये 60 में से आपका 30 40 अगर आपका क्वेश्चन सही हो गया ना, आपके एग्जाम तो आप क्लियर कर पाओगे। ठीक है। ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट है, क्वेश्चन को सिर्फ 60 को आप अटेम्प्ट करना पड़ता है, और टोटल मार्क्स होता है 200। एंड सेक्शंस कितने होते हैं, ABC 3 सेक्शन होते हैं। और ये जो A पार्ट है ना, सेक्शन A, इस सेक्शन A में तो GA रहेगा, जनरल एप्टीट्यूड। ठीक है। GA जनरल एप्टीट्यूड, जो जो मैं, एज फॉर यू आर स्टूडेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स, आपको तो 10th या फिर उसके लोअर 10th के, या फिर आपको मैं सजेस्ट करूँगा इसके लिए पार्ट A में अगर मार्क्स लेकर आना चाहते हो ना, तो आप NCERT बुक 12th या फिर 10th की 11th की NCERT बुक अगर आपको अच्छे से आते हैं ना, इस पर तो आप काम इतने ज़्यादा करने का कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है।
ओके जी, तो आप वो फॉलो कर सकते हो। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं पार्ट ए में? 20 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। वहाँ से सिर्फ आपको 15 ही करना होगा। आपको अगर 20 क्वेश्चन आता है तब भी आपको सिर्फ 15 क्वेश्चन ही करना होगा, ठीक है। और वो जो पार्ट ए में हमारी नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ठीक है। तो ध्यान से ये क्वेश्चन को आपको करना होगा, ओके जी। तो पार्ट बी में हमारे मैथमेटिक का सेक्शन रहेगा, और ये जो पार्ट है ना, इस पर मार्क्स तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएंगे 2 मार्क्स पर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन को 2 मार्क्स के अवार्ड आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। लेकिन पार्ट बी में नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 40 मिलेंगे, ठीक है। 40 क्वेश्चन आपके पास होंगे, उनमें से सिर्फ आपको 25 क्वेश्चन ही करना होगा। आप अगर 30 क्वेश्चन या फिर 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, तब भी फर्स्ट जो 1 to 25 क्वेश्चन जो होते हैं ना आपने किए हुए हैं, वो सारे जो 1 to 25 क्वेश्चन का ही कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो ये ध्यान से आपका 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। पार्ट सी में ये जो है ना, यहाँ जो पार्ट बी में, और थोड़ी बात कह दूंगा, पार्ट बी में 3 मार्क्स आएंगे ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, ठीक है। एक क्वेश्चन को 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, और नेगेटिव मार्किंग भी पार्ट बी में होते हैं, ठीक है जी। ये जो है ना पार्ट बी में, और एक बात बताऊं, पार्ट बी में सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, SCQ होते हैं। SCQ माने SEQ, दैट मीन्स SCQ। SCQ मतलब सिंगल करेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। और जो पार्ट सी में सिर्फ एक ही क्वेश्चन का मतलब 4 ऑप्शन होंगे आपके पास, सिर्फ एक ही ऑप्शन ट्रू है, उनमें से जो ट्रू है वो ही टिक करना होता है। अगर आप गलत लगाओगे तो नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है जी। तो पार्ट सी में जो ये पार्ट है ना हमारे, ये जो मैथमेटिक के सब्जेक्ट के ये जो है ना ये सारे, उस पर ही क्वेश्चन आएंगे पार्ट बी और पार्ट सी में। लेकिन पार्ट सी में MCQ का क्वेश्चन आएंगे। MCQ मतलब मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन, मतलब आपके पास A, B, C और D 4 ऑप्शन होंगे। इनमें से भैया एक भी ट्रू हो सकता है, 2 भी ट्रू हो सकता है, 3 ऑप्शन भी ट्रू हो सकता है, 4 ऑप्शन भी ट्रू हो सकता है। लेकिन इस पर SCQ में सिर्फ और सिर्फ 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन ट्रू है। बात समझ में आ रही है? इतने ही है, ओके। और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आते हैं आपको तो मुझे बता सकते हैं। ये है हमारे एग्ज़ाम पैटर्न्स और सब्जेक्ट वाइज जो अप्रोक्सीमेटली एनालिसिस है ना, वो इस टाइप्स के मार्क्स आ जाते हैं। और आपको किस पर काम ज़्यादा करना है वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन लीनियर अलजेब्रा और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और ये जो OD, ये छोटे छोटे सब्जेक्ट को आप कर ही जाओ ना, ये रियल एनालिसिस सब मैं अच्छे से पढ़ाऊँगा, वो भी डिटेल में, ठीक है। एक चीज़ को भी मैं आपको स्किप नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आप पढ़ोगे तो अच्छे होंगे, ठीक है। चलो फिर देखो, मैंने वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लिया, मतलब मैं सारे CSIR नेट का जो सारे सिलेबस है ना वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सिलेबस अगर आपको चाहिए ना, आपको गूगल पे भी टाइप कर सकते हो, गूगल पे भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन वो जो हमारे नेट के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना, उनके अंदर जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक, अगर कई बच्चे पूछ रहे हैं इसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन है, तो
उन बच्चों के लिए ये सारे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। यहाँ से तो बाकी में भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये जो मैंने लिखा है ना, यहाँ से तो क्वेश्चन हमेशा आते हैं, आते हैं, आएंगे भी। ठीक है जी। तो देखो, मैंने लीनियर अलजेब्रा को उठाया। लीनियर अलजेब्रा में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होती है ना, ये इतने मैट्रिक्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, मैट्रिसेस और उनके सारे प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन हमेशा आते ही हैं। वेक्टर स्पेस में तो छोड़ ही नहीं सकते हैं ना, डायमेंशन पूछता है, सब स्पेस, ये सारे डायमेंशन के ऊपर तो हमेशा क्वेश्चन आते हैं, आएंगे भी। ठीक है जी। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एलटी मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर तो क्वेश्चन आएंगे भी, और ये तो छोड़ेंगे नहीं ना, ये तो ऑलवेज। और ये तो मैं आपको जब लीनियर अलजेब्रा पढ़ाऊंगा ना, यहाँ से तो इतने मार्क्स आते हैं ना, आधे आते हैं। लीनियर अलजेब्रा में मैंने 55 to 60 करा, तो डायगोनलाइजेबिलिटी में तो उसके आधे मार्क आ जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पे, डायगोनलाइजेशन या फिर डायगोनलाइजेबिलिटी बोलो। आईपीएस मतलब इंडियन पुलिस सर्विस नहीं है, ठीक है, इनर प्रोडक्ट स्पेस है और क्वाड्रेटिक फॉर्म में। इनर प्रोडक्ट स्पेस में और क्वाड्रेटिक फॉर्म में भी क्वेश्चन आते हैं। क्लियर? ये मेरा लीनियर अलजेब्रा में मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर बोल रही हो तो इनमें से ही। ठीक है, बाकी में भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यहाँ जो मैंने ये जो लिखा है, ये यहाँ से तो क्वेश्चन हमेशा आते ही है। ओके। तो नंबर 2 में मैंने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस मैंने बताए थे। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो क्वेश्चन आते हैं, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं हमेशा, लगभग एनालिटिक फंक्शन में, सिंगुलर पॉइंट बोलो या फिर सिंगुलरिटी में, तो हमेशा आते हैं। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन होते हैं, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में कॉशी रेसिड्यू थ्योरम, कॉशी थ्योरम, वो सारे हम पढ़ेंगे। यहाँ से तो क्वेश्चन हमेशा पुट अप होता है। और एंटायर फंक्शन में और आइडेंटिटी थ्योरम में, और बीटी मतलब बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में भी क्वेश्चन आते हैं। आइडेंटिटी थ्योरम तो भैया शानदार सा कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक अगर बोलते हो तो मेरे हिसाब से तो इतने ही है। ठीक है जी। और आ जाओ डिफरेंशियल इक्वेशन। माने डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने दोनों के तरीके से यहाँ बनाया, ओडी के लिए भी एंड पीडी के लिए भी। ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर और डिग्री में कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, और डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड ऑर्डर के बारे में वहाँ थोड़ा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इस पे तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, डिफरेंशियल इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में हमेशा क्वेश्चन आते हैं। और पीडी में फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्वेश्चन आते ही हैं, जैसे कि चारपिट मेथड होते हैं, वहाँ जाके हम करेंगे। और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में क्वेश्चन आते हैं, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, इसके बारे में क्वेश्चन बहुत शानदार से हमको मिल जाएंगे, वो हम करेंगे। तो ओडी पीडी में बस इतने ही वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने लिया है। ठीक है, फोर्थ में ऑब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा या फिर मॉडर्न अलजेब्रा। ग्रुप और सब ग्रुप में आते हैं, जैसे कि नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, कोसेट्स होते हैं, फैक्टर रिंग होते हैं, है ना, बहुत सारे इसके ऑर्डर, डिग्री बोल रहा हूँ, ऑर्डर और इनवर्स, कई सारे इसमें कवर हो जाती है, इसलिए मैंने ग्रुप और सब ग्रुप ले ली। ठीक है, और जैसे कि ये ग्रुप थ्योरी का, ये रिंग थ्योरी और आइडियल्स के ऊपर तो क्वेश्चन हमेशा आते हैं। ठीक है, और ये रिंग थ्योरी का एक इररिड्यूसिबिलिटी चैप्टर होती है, बड़ा शानदार सा, वहाँ हमको मिल जाते हैं। ठीक है ना, वहाँ से पी इररिड्यूसिबिलिटी, पी टेस्ट होते हैं, सब कुछ बहुत शानदार से हम काम करेंगे वहाँ।
और एक ग्रुप थ्योरी में सिलो थ्योरम होती है, वो वहाँ पर भी क्वेश्चन लगभग आते हैं ज़्यादातर। ठीक है, होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म तो क्वेश्चन आएंगे ही, है ना। आप ग्रुप थ्योरी पढ़ रही हो या फिर मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ रही हो तो इसमें क्वेश्चन नहीं आएंगे, ऐसे तो हो ही नहीं सकता ना, आएंगे ही। और इस ये तो बड़ा ही शानदार से यहाँ तो आते ही आते हैं, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं हमको। फील्ड इंटीग्रल माने यूक्लिडियन डोमेन, PID मतलब प्रिंसिपल इंटीग्रल डोमेन, ID मतलब इंटीग्रल डोमेन, इसके बीच में कई सारे क्वेश्चन हमको मिल जाते हैं। किस पर? ऑब्स्ट्रक्ट अलजेब्रा में। ठीक है, अब आओ हमारे जो रियल एनालिसिस में बच्चे यहाँ इतने, क्योंकि रियल तो रियल होता है ना, लेकिन हम बहुत डिटेल में काम करेंगे। ठीक है, तो उस पर बहुत सारा वास्ट कोर्स होता है ना, इसलिए बच्चे डर जाते हैं शायद। यहाँ से इम्पोर्टेंट टॉपिक अगर मैं बोलूँ तो मैंने तो इतना लिया है। ठीक है, और भी क्वेश्चन आते हैं काउंटेबिलिटी चैप्टर में, है ना। ठीक है ना, टोपोलॉजी ऑफ आर, टोपोलॉजी ऑफ आर स्क्वेयर, इसमें भी क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने इसके लिए फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल ही ले लिया उसके अंदर। ठीक है, तो सीक्वेंस एंड सीरीज में तो हमेशा क्वेश्चन आते हैं, आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखो, आपको सीक्वेंसेस एंड सीरीज में तो क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, है ना, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स में क्वेश्चन आते हैं, जैसे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, वहाँ में एंड जैकोबियन मैट्रिक्स होते हैं, वहाँ से ये सारे कवर हो जाती है। ठीक है, रीमान इंटीग्रल में भी कहीं कहीं अपर सम लोअर सम के ऊपर कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादातर आते हैं। ठीक है, बाउंडेड वेरिएशन में क्वेश्चन देखा गया है, बहुत सारे आते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में पहले बहुत आता था, लेकिन अब यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ऐसे, तो एक क्वेश्चन तो मिल जाता है। प्रीवियस 2018 में एक क्वेश्चन आया हुआ था इस पर, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी पर, लेकिन इस पर तो छोड़ ही नहीं सकते हैं ना। ठीक है, ये रियल एनालिसिस का अगर इम्पोर्टेंट टॉपिक अगर बोलो, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट, या फिर एक होती है सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, है ना। सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस में तो बड़ा ही ज़बरदस्त होती है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का चैप्टर। ठीक है, यहाँ से तो क्वेश्चन हमेशा, ऐसा एग्ज़ाम कभी नहीं हुआ कि इनमें से इस यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट या फिर सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस में क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। ठीक है, तो इंटीग्रल इक्वेशन का मैंने लिखा नहीं है, क्योंकि वहाँ 2 ही टॉपिक है, सिर्फ एक फ्रेडल होती है, एक वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन होती है। वहाँ वो 2 हम फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड पढ़ लेंगे, कुछ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, उस पर थोड़ा बहुत अगर फॉर्मूला याद हो जाएंगे, थोड़े से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, वो अगर आप ध्यान से काम करोगे इंटीग्रल इक्वेशन में, आप 8 to 7 to 9 मार्क्स तो स्कोर कर सकते हो इजीली। ठीक है, अच्छे से काम करेंगे, डरना नहीं है। ठीक है, और मैं जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ वो ये ध्यान से सुनिए। कई बार मैंने फॉर्म फिलअप करते हुए देखा है कि ऑप्शन में आते हैं कि हम किस लिए भरें। एक होता है JRF, ये एक ऑप्शन होती है। दूसरी ऑप्शन में हमको मिल जाता है कि नेट या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, है ना। ठीक है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये भरें या ये भरें। भैया, ये इसके लिए एज लिमिट होती है, जनरल कैटेगरी के लिए 30 ईयर्स है। ठीक है, और SC ST या फिर कोई
लोअर कैटेगरी के लिए तो 36 एज उसका मिनिमम रहता है ना। अगर आपका 36 से कम उम्र है तो ये JRF आप भर सकते हो, ठीक है। JRF भरने से आप अगर JRF क्वालिफाई नहीं कर रही हो लेकिन नेट अगर क्वालिफाई कर रही हो, लेकिन आपने अगर ये भर दिए थे फॉर्म फिलअप में, तो आप नेट के लिए एलिजिबल है। इससे डरना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन आपका एज अगर इससे ज़्यादा है और आप ये JRF भर रही हो तो वो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही। और एक ऑप्शन में आपको क्या मिल जाता है ना, ये तो एक, और दूसरे ऑप्शन में ऐसे आता है कि जब मैथमेटिकल साइंस आप भर रही हो तो वहाँ एक ऑप्शन आते हैं कि प्योर मैथमेटिक्स, है ना। एक प्योर मैथमेटिक्स का ऑप्शन मिल जाता है, दूसरी मिल जाता है अप्लाइड का, है ना। अप्लाइड मैथमेटिक्स ऐसे मिल जाता है, और तीसरी होती है स्टेट का, स्टैटिस्टिक, है ना। और चौथी ऑप्शन ऐसे अदर या फिर कुछ ऐसे मिल जाएंगे। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इनमें से कौन सी ऑप्शन भरें, क्योंकि आप अगर स्टैटिस्टिक का स्टूडेंट नहीं है तो आप इनमें से, आप अगर MSc किए हैं मैथमेटिक्स में तो आप प्योर भरो या फिर अप्लाइड भरो, ये कोई समस्या नहीं है, ठीक है। बात समझ रही हो, बस इतना ही है, बेसिक इन्फॉर्मेशन बस इतना है। और इनमें से अगर कोई डाउट है या फिर आपको अगर किसी चीज़ में या फिर अ, किसी के बारे में जानकारी चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में या फिर एग्ज़ाम के बारे में या फिर फॉर्म फिलअप के बारे में, या फिर कोई भी क्वेरी अगर आपके मन में है या फिर सवाल अगर आपके पास है, तो आप हमें कमेंट्स में या फिर व्हाट्सएप में या फिर कहीं से भी आप पूछ सकते हो, और आपका सारे डाउट्स या फिर आपके सारे कंफ्यूज हम दूर करने का कोशिश करेंगे जल्द से जल्द, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही है। नेक्स्ट जब मेरी वीडियो आएंगे ना, वहाँ से हम हमारी लेक्चर, हम हमारे जो सब्जेक्ट वाइज लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स, ये सारे जो मैंने बताया, जो जो टॉपिक में पढ़ाऊँगा आपको, वो सब्जेक्ट वाइज डिटेल में हम काम करेंगे, ठीक है। थैंक यू।